देखिए, आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे आपके साथ वो है इकोलॉजी इन्वायरमेंट, यानी कि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। अब ये टॉपिक जो है एक जो है सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और हरियाणा सिविल सर्विस, यह बहुत सारे एग्जामों में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आजकल देखा जाए तो इस पर हर एग्जाम में थोड़ा सा जोर डाला जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए इसमें टेस्ट में देखिए हम जो है आज डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि जो टॉपिक है हमारा जो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, देखिए वो है, देखिए हमारा पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक जैव विविधता विशेषता है। अब इसमें देखिए मतलब जो है ए में है शीतोष्ण कटिबंध पर्णपाती वन की, या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की, या फिर सवाना की, या फिर शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान। अब इसमें देखना पेड़ पौधे और जंतुओं की सर्वाधिक जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी जो है वो बनेगा, देखिए हमारा ये बनेगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, यानी कि मतलब समझिए आप तरह से मतलब जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी आंसर बनेगा हमारा बी। अब देखिए इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं पेड़ पौधे और जंतुओं की सर्वाधिक जैव विविधता, हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव हैं, या फिर मगध द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ द एलपीजी। अब इसमें देखिए हमारे देखिए बनेंगे जो है, इसमें देखिए आपका जो है इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, मतलब ये बन जाएगा हमारा सी, इसमें बन जाएगा हमारा सी, आंसर बन जाता है देखिए हमारा जो है। अब देखिए एलपीजी की बात करते हैं तो एलपीजी या कहते हैं हम तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, ये एक तरह से मान देखिए इसमें हाइड्रोकार्बन गैस का एक ज्वलनशील मिश्रण है जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण से संबंधित है? संबंधित नहीं है, यानी कि मतलब जो है हमें वायु प्रदूषण या फिर कह सकते हैं हमें एयर पोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। अब इसमें देखिए हमारा देखिए वो जो है इसमें बनेगा देखिए हमारा स्मॉग, अम्ल वर्षा, या फिर एसिड रेन, यूट्रिफिकेशन, या फिर कह सकते हैं हम जो है एस्बेस्टोसिस। इसमें देखिए हमारा बनेगा यूट्रिफिकेशन, मतलब सी बनेगा इसमें आंसर हमारा। अब देखिए हमारा जो है यूट्रिफिकेशन जल प्रदूषण से संबंधित है, ना कि वायु प्रदूषण से संबंधित है। यूट्रिफिकेशन में जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें जल की गुणवत्ता में कमी आने के साथ ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी आ जाती है। हम बात करते हैं स्मोक या स्मॉग की, एसिड रेन की बात करते हैं, एस्बेस्टोसिस की बात करते हैं, ये सब जो है तीनों हमारे एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण से संबंधित है। अब इसका आंसर बनेगा हमारा देखिए वो बनेगा सी, ये सी देख लीजिए आप जो है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब इसमें सुमेलित नहीं है देखिए आप जो है मानस मेघालय, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्त्य मलाई केरल। इसमें देखिए ए हमारा संबंधित नहीं है देखिए हमारा जो है। अगर हम बात करते हैं देखिए इसकी जो है ये बनेगा मानस जलमंडल जो है हमारा वो मतलब मेघालय में नहीं आसाम में है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ए बन जाता है। अब आसाम में देखिए नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? अब इसमें देखिए आपका देखिए इसमें जो है सी जे बोरो, बी में देखिए डी कास्ट्रो,
सी में वाल्टर जी रोशन, डी में डी आर बेटिस। अब देखिए इसमें जो है सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी या फिर कह सकते हैं हम जो बायोडाइवर्सिटी का जो प्रयोग किया था वो था, देखिए इसमें हमारा सी वाल्टर जी रोशन, यानी कि सी ये हमारा सी बनता है इसमें। देखिए अब देखिए अगर अब यह है बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के वनस्पति शास्त्री वाल्टर जी रोजेन ने किया था। नेक्स्ट देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक यंत्रीय विधि नहीं है? मतलब समझिए है, मतलब जो है इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस टू चेक एयर पोल्यूशन से संबंधित नहीं है। मतलब देखिए अब इसमें देखिए हमारा जो है ये बनेगा हमारा, देखिए बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन मतलब जो है सेपरेटर, या फिर जो है साइक्लोन डिवाइडर। अब देखिए इसमें जो है वो बनेगा आंसर आपका जो है ये है आपका डी, यानी कि साइक्लोन डिवाइडर। ये डी आंसर बनेगा इसमें। देखिए अगर हम साइक्लोन डिवाइडर की बात करते हैं, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक यंत्रीय विधि नहीं है। यानी बाकी जो है हमारा ये जो है वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए ये बैग फिल्टर की बात करते हैं, साइक्लोन कलेक्टर की बात करते हैं, साइक्लोन सेपरेटर की बात करते हैं, ये इससे संबंधित है। पर साइक्लोन डिवाइडर ये इसकी जो है वायु प्रदूषण रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने तिब्बत के पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन मंडल ओजोन हेलो का पता लगाया था? देखिए अब इसमें देखिए हमारा जो है एम मोलिना, बी जोसेफ परमान, सी जी डब्ल्यू केंट मोरे, डी मार्कस रेक्स। अब इसमें देखिए हमारा बनता है जी डब्ल्यू केंट मोरे, या फिर यह हमारा सी बनेगा। इसमें आंसर बना हमारा सी की बात करते हैं। अब देखिए इसमें देखिए हमारा जो है टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जी डब्ल्यू केंट मूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हेलो का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है देखिए इनका मिलान करना आपको जो है, मिलान में देखिए हमारा जो है फ्रेम जो है ये बनेगा हमारा प्रतिशत नंबर 2 से। देखिए इसमें लिख लीजिए ए बी सी और डी, ए का हमारा 2, उसके बाद देखिए हमारा ट्राइटेथ्रीन ये बनेगा हमारा 1 से, मतलब जो है ये बी का 1। उसके बाद देखिए बेंजीन, बेंजीन बनेगा देखिए हमारा ये बनेगा कीटनाशक टेट्रोक्लोराइड से, यानी कि 4 से। उसके बाद देखिए हमारा कार्बन, कार्बन बनेगा हमारा अग्निशमन होलोसाइड से, मतलब ये 3 से। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका 2 1 4 3, 2 1 4 3 ये बन जाता है हमारा डी, या फिर बन जाता है हमारा डी आंसर, यानी कि हमारा डी आंसर बन जाता है। देखिए अब देखिए जहां पर फेराइन की बात करते हैं ये बात बनता है हमारा जो है जिसे कहते हैं कि हम जो है रेफ्रिजरेटर से बात करते हैं जो है। वहीं पर देखिए हमारा जो है उसके बाद देखिए हमारा जो ये मतलब जो है टेट्रो एथिलेट ये बन रहा हमारा देखिए एंटी नॉकिंग एजेंट बात करते हैं जो है। उसके बाद देखिए हमारा जो है बेंजीन, बेंजीन कीटनाशक से संबंधित है, और कार्बन टेट्रोक्लोराइड ये अग्नि समक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है ये देखिए हमारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त होता है? रासायनिक कृत्रिम देखिए हमारा जो है इसमें देखिए हमारा जो है ये बनेगा हमारे देखिए सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नेट, जिंक आयोडाइड। इसका देखिए आंसर बनेगा हमारा देखिए ये बनेगा हमारा ए
यानी कि सिल्वर आयोडाइड। अब सिल्वर आयोडाइड इसका देखिए आंसर बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा ए की बात करते हैं हम जो है। अब इसमें जो आंसर बन गया आपका वो बन गया ए। अगर हम बात करते हैं मतलब देखिए इसकी जो है क्लाउड सीडिंग की बात करते हैं। क्लाउड सीडिंग का मतलब समझ लीजिए मैंने, ये देखिए अब जो है इसमें जो है मौसम के बदलाव लाने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों में इच्छा अनुसार वर्षा कराई जा सकती है। क्लाउड सीडिंग से आमतौर पर सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे तत्व प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसका आंसर बन गया देखिए हमारा ए, इसका बनेगा हमारा ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित कथन और कारणों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखिए अब इसमें देखिए हमारा जो है ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है और वहीं पर देखिए ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। देखिए इसमें ए आर दोनों सही है, पर जो है ये इसका जो है व्याख्या नहीं कर रहा है, या इसको आर ए सही को सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। इसका आंसर बन जाता है हमारा ये बी आंसर बन जाता है। अब देखिए हमारा जो है ओजोन अस्थायी गैस होती है, अतः जल में मिलते ही एक ऑक्सीजन परमाणु विलय कर देती है जो ऑक्सीजन द्वारा जीवाणुओं का हनन करते हैं, और ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। इसमें देखिए हमारा जो है इसका ए आर सही है, पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ये बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष यानी GCF के लिए सही नहीं है। मतलब जो है हमारा देखिए GCF मतलब जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड, यानी GCF का मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करते हैं। अब इसमें देखिए हमारा देखिए जो है इसकी स्थापना डरबन में आयोजित की गई थी, जो है उसके जो है मतलब जलवायु सभा में हुई थी। बी में जो है विकासशील देशों के कार्यक्रमों की नीतियों का समर्थन करेगा, विकसित देशों में इसके लिए कोष प्रदान करेगा, यह कोष 2014 में कार्य करने का प्रारंभ करेगा। अब देखिए इसमें सही नहीं बताना आपको, देखिए अब देखिए इसका आंसर बन जाता है देखिए हमारा जो है इसकी जो स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। देखिए अब देखिए इसका जो है ये मतलब ये हमारा रॉन्ग हो जाता है ए, इसका आंसर बन जाता है हमारा ए, यानी कि ए की बात करते हैं। अब देखिए हमारा देखिए मतलब जो है हम जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 यानी COP16 जो कानकून मैक्सिको में 29 नवंबर या फिर 10 दिसंबर तक आहूत किया गया था, और कानकून सम्मेलन में एक GCF या कहते हैं हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड का प्रावधान किया गया था, जिसके तहत विकसित राष्ट्र 2020 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन मुहैया कराएगा ताकि विकासशील राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट सके। इसका आंसर देखिए हमारा ए बन गया है। नेक्स्ट स्विच का मिलान करना, देखिए अब आपको देखिए मिलान में देखिए आपका जो है इसमें देखिए गर्म पानी बनेगा या हमारा 3 आसान से, यानी इसको लिख लीजिए A B C और D, यानी ए का 3। नाम दफा देखिए ये हमारा बनेगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा 2 से है, बी का 2 की बात करते हैं। उसके बाद पाखल देखिए हमारा बनेगा ये राजस्थान, यानी बन जाता है सी का 4। उसके बाद सरिसिका बनता नहीं, थोड़ा सा देखिए आप जो है नंबर पाखल जो बनेगा वो जो है सॉरी 1 में बनेगा, मतलब जो है वो 1 आएगा 1 में देखिए। उसी के बाद देखिए सरिसिका बनेगा हमारा राजस्थान में ये बनेगा हमारा 4। अब देखिए इसमें आंसर है 3 2 1 4 ये बन जाएगा हमारा सी आंसर बन जाएगा, यानी कि हमारा ये सी आंसर बन जाएगा। अब देखिए इसमें जो है हमारा जो है
अब गर्म पानी जो है वो आसाम से संबंधित है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, पाखल आंध्र प्रदेश में है, सरिस्का राजस्थान में है। अब ये इसके हमारे जो है क्रम बन जाते हैं, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? अब देखिए हमारा जो है इसमें देखिए अम्ल वर्षा की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो है अम्ल वर्षा यानी कि रेन, एसिड रेन की बात करते हैं। इसका देखिए नाइट्रस ऑक्साइड और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि इसका डी आंसर बनेगा, ये डी से हो जाएगा आपका। देखिए इसके लिए प्रश्न है, अगर हम बात करते हैं देखिए हमारा जो है जब वर्षा के साथ अम्ल का अनुपात को अम्ल वर्षा कहते हैं, यानी जल वर्षा के साथ अम्ल के अनुपात को अम्ल वर्षा कहते हैं। मानव जनित स्रोतों से निस्सृत सल्फर डाइऑक्साइड या फिर SO2 वायुमंडल में पहुंचकर जल से मिलकर सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का निर्माण करती है। जब यह अम्ल वर्षा के जल के साथ साथ नीचे गिरता है या गिरता हुआ धरातलीय स्तर पर पहुंचता है तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। यहां उल्लेखनीय है कि मान लीजिए क्या बात देखें, अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले औद्योगिक और परिवहन के स्रोतों के क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्रोत दूर क्षेत्रों से दूर अत्यधिक विस्तृत क्षेत्रों को भी मतलब देखिए सीमित नहीं है, बल्कि यह स्रोत क्षेत्रों के दूर अत्यधिक स्रोतों को प्रभावित करता है, क्योंकि अम्ल वर्षा के उत्तरदायी कारक प्रदूषक गैसीय के रूप में होते हैं, जिन्हें हवा और बादल दूर तक फैला देते हैं। उदाहरण की हम बात करते हैं कि जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों में निस्सृत या SO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ही नॉर्वे और स्वीडन में विस्तृत अम्ल वर्षा होती रहती है या हुई थी। इसका देखिए हमारा आंसर बन जाता है देखिए डी, 13 का डी। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो है इसका देखिए मिलान करिए। देखिए इसमें देखिए आप जो है राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान से होकर बहने वाली नदी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान गंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कावेरी। अब इसमें देखो मुझे सही इसमें बताना आपको जो है, अब देखिए इसमें जो है हमारा जो है इसमें आंसर बनेगा डी, इनमें से कोई नहीं, ये डी की बात करते हैं। अब देखिए जो है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। यह उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसके मध्य भाग में रामगंगा नदी, कोसी नदी बहती है और जिम कार्बेट को 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया था। वहीं पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम के गोलघाट और नागौन जिले में स्थित है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व की विरासत सूची में भी शामिल किया है और इसके समीप से ही ब्रह्मपुत्र नदी, डेपलू, मोराधनसिरी नदी बहती है, ना कि मानस। अब देखिए यहां पर देखिए हम जो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ जिले के नीलगिरी के पर्वत श्रृंखला के मध्य फैला हुआ है। यह जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। इसके मध्य कुंती पूजा और भरत पूजा नदी बहती है। इसका आंसर देखिए हमारा डी बनेगा। इसके देखिए नेक्स्ट, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या फिर उनके पुर्जों को असंगत अवस्थित निपटने के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं। अब देखिए इसमें देखिए हमारा जो है ये बनेगा इसमें आंसर देखिए हमारा, एक तो देखिए बोरियम, कैडमियम और हमारा देखिए
क्रोमियम, उसके बाद हमारा पारद, उसके बाद हमारा सीसा। अब देखिए जो है इसमें देखिए हमारा जो है कौन कौन से है, बेरियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारद और ये हमारा सीसा। ये इसमें देखिए हमारा जो है अवशिष्ट रूप में नियुक्त होते हैं। इसका आंसर बनेगा हमारा बी, यानी ये बी आंसर बन जाता है। देखिए हमारा जो है, अब देखिए पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटर में या उनके पुर्जों के अवस्थित निपटने के कारण ही बेरिलियम, क्रोमियम, कैडमियम, पारद और सीसा ई अवशिष्ट या ई वेस्ट के रूप में पर्यावरण में अवमुक्त होते हैं। प्लूटोनियम एक रेडियोधर्मी रासायनिक ये तत्व है जिसके परमाणु संख्या 94 है, जिसे रोजमर्रा के कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हेप्टाक्लोर एक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। मतलब इसका आंसर बनना देखिए हमारा ये बनेगा हमारा बी आंसर। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है या बढ़ाते हैं। अब इसमें देखिए हमारा देखिए, जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन बिल्कुल सही है। मनुष्य द्वारा कोयले का जलाना नहीं। इसको देखिए हमारा वनस्पतिक मृत्यु, इसमें 1 और 3 यानी कि हमारा सी आंसर इसमें बन जाता है। अब देखिए हमारा देखिए इसमें जो है ये आंसर बना हमारा सी। अब इसमें देखिए मतलब जो है नेक्स्ट देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका भी वर्णन करता है। अब देखिए इसमें देखिए हमारा इसका आंसर बनेगा देखिए हमारा पारिस्थितिक कर्मकता या फिर इकोलॉजिकल नीचे, यानी इसका बी आंसर हमारा बनेगा। देखिए हमारा जो है, अब नेक्स्ट देखिए हमारा इसका आंसर जो है इसका हो गया हमारा बी। नेक्स्ट देखिए हमारा, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। अब इसमें देखिए समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। अब इसमें देखिए हमारा देखिए बताना है उपरोक्त में कौन सा स्तनधारी है, या फिर हम कह सकते हैं मतलब जो है यह कौन से मामूल या फिर मामूलज है। अब इसमें देखिए हमारा देखिए जो है ये बनेगा हमारा समुद्री गाय की बात करते हैं हम जो है, और समुद्री सिंह की बात करते हैं। 1 और 3 आंसर हमारा बी बन जाता है। देखिए इसमें जो है इसका आंसर बनेगा हमारा बी। तो इसमें देखिए आप जो है, अब देखिए मतलब जो है इसके अगर हम बात करते हैं, समुद्री गाय और समुद्री सिंह स्तनधारी जीव हैं। स्तनधारी जीव वैसे ही जीव है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनसे 4 कोष्ठीय यानी 4 चैम्बर्ड या फिर हृदय होता है। समुद्री गाय सिरेनिया गण का जीव है जो भी एस्चुरी, तटीय समुद्री क्षेत्रों और नदी में पाया जाता है। यह प्रजाति 18वीं सदी के बाद विलुप्त हो गई और सिर्फ इसमें जीवाश्म मिलते हैं। समुद्री सिंह मुख्यतः यह अकार्कटिक ट्रॉपिकल क्षेत्र उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर पाया जाता है। समुद्री घोड़ा समुद्री मछली है जो भी पाइप फिश की तरह होती है। यह साइगनथरनाडी परिवार का सदस्य है। इसका वैज्ञानिक नाम हिपोकैम्पस है। समुद्री घोड़ों को अनोखी विशेषता यह है कि इनमें नर बच्चों को जन्म देते हैं। इसमें देखिए हमारा जो है ये आंसर बन जाता है हमारा बी, ये हमारा बी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छद्रक हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग, देखिए इसमें देखिए इसका देखिए हमारा देखिए भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। मतलब देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा सी, यानी इसका सी आंसर बन जाता है। अब देखिए पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जल राशि का 97% भाग जो है लवण युक्त जल के रूप में समुद्रों में है।
वहीं पर 3% जल लवण के रूप में, बर्फ छद्रक, हिमनद या भूमिगत जल के रूप में है। इसका वितरण इस प्रकार है, देख कह सकते हैं हम, जब बर्फ छद्रक जो ग्लेशियर हिमनद कहते हैं उसमें 68.7% है, भूमिगत जल 30.1% है, सतही जल नदी झीलों में 0.3% है। ये देखिए इसका आंसर बन जाता है हमारा सी, या सी हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखिए हमारा जो है, इसमें मतलब कौन सा सुमेलित है बताना है। नोकरेक जीवमंडल गारोपाड़िया, लोकनायक या लोकटक झील बैरल क्षेत्र, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान डपला पहाड़िया। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका ए, केवल एक सही है। अब हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं नोकरेक जयमंडल रिजर्व पश्चिम गारो पहाड़ियों के मध्य मेघालय राज्य में स्थित है। यह पादप जीव के विविध प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पर लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत के विशालतम ताजे पानी की झील है। लोकटक झील और बैरल क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर है, इसलिए हमारा ये मतलब बनता इसका। देखिए अब वहीं पर जो है नामदफा की बात करते हैं, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो अरुणाचल प्रदेश में है। यानी कि देखिए इसका जो आंसर बन जाता है हमारा वो ए, यानी ये आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए, यानी एगारिक्स, नोस्टॉक या फिर स्पायरोगैरो। इसमें देखिए हमारा जो है, इसका उपरोक्त में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। अब इसमें जैव उर्वरक की बताना है आपको। देखिए इसमें देखिए हमारा जो है केवल 2 या नास्टक की बात करते हैं, या हमारा 2 की बात करते हैं। अब इसमें बी आंसर बन जाता है आपका जो है। अब देखिए जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। लेगुमिनस पादप की जड़ों में स्थित सहजीवी, राइजोबियम बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया, एक्सोबैक्टर और एजोस्पाइरिलिन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर मुद्रा में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं। यानी इसमें आंसर देखिए हमारा ये बी आंसर है। नेक्स्ट, मरुस्थल क्षेत्र में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण रूपांतरण होता है। देखिए इसमें देखिए हमारा कठोर एवं मोमीपूर्ण, लघु पर्ण और या फिर पर्णहीनता, या फिर पर्ण और की जगह कांटे। इसमें देखिए हमारे यह कह सकते हैं हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, टीनी लीव्स एंड नो लीव्स, या थ्रोन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। अब इसमें देखिए हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा, देखिए हमारा डी, 1 2 3 तीनों बनेंगे इसमें, ये हमारा डी आंसर बन जाता है। देखिए और हम बात करें, देखिए मतलब जो है मरुस्थल क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को मरुभूत वनस्पति या फिर एक्सोरोफेटिस कहते हैं। क्योंकि मरुस्थल क्षेत्रों में वर्षा अत्यंत कम और नहीं या फिर नहीं होती है, अतः अधिकाधिक नमी को संचित रखने और वाष्पोर्जन की मात्रा को कम से कम करने के लिए ही इस क्षेत्र की वनस्पतियां की जड़ें अधिक गहरी या पत्तियां या पूर्ण छोटी, कांटेदार, मोमी युक्त, छल, मोटी और खुरदरी होती हैं। नागफनी, कैक्टस, बबूल आदि इस प्रकार के पादप या प्रजाति के उदाहरण है। यानी इसमें देखिए हमारा आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट, परितंत्र का खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव अवघटित जीव कहलाते हैं। अब इसमें देखिए हमारा देखिए है कवक, जीवाणु, विषाणु नहीं, ये हमारा बी आंसर बन जाएगा। इसमें हमारा बी आंसर बन जाता है। देखिए अब इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं वायरस की, वह वायरस अत्यंत सूक्ष्म और पूर्ण परजीवी है या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन का कण होते हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर सक्रिय होते हैं। वे उपघटक नहीं होते हैं। अपघटक के जीवे घटक हैं जो प्राय उत्पादक और उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर में अपघटन करते हैं।
इनसे अपना भोजन या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अपघटकों के अंतर्गत मृतोपजीवी कवक या फिर जीवाणु आते हैं। मतलब देखिए इसमें यह है हमारा बी आंसर बन जाता है हमारा। नेक्स्ट, घास स्थलों में वृक्ष परिस्थिति के अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है? इसमें देखिए हमारा बनेगा सीमित सूर्य के प्रकाश और पोषक तत्वों की कमी के कारण, यानी इसका नहीं, इसमें जल की सीमाओं और आग के कारण। अब इसमें इसका आंसर बनेगा सी। सी आंसर बन गया इसमें। देखिए हमारा देखिए है, अब इसमें देखिए घास स्थलों में वृक्ष परिस्थिति अनुक्रमण के अंश के रूप में जल की सीमाओं या आग के कारण प्रास्थितिक या प्रस्थापित नहीं किया कर सकते हैं, क्योंकि यदि अग्नि या जल जमाव से कोई वन विनष्ट हो जाते हैं तो उसके स्थान पर सर्वप्रथम घास की कई प्रजातियां उग जाती है, क्योंकि प्रारंभिक वनस्पति का कुछ भाग अब भी मृदा से बचा रहता है और दूसरे घास तेजी से वृद्धि करते हैं। बाद में घासों के बीच झाड़ियां और उसके पश्चात वृक्ष उगते हैं। इसका आंसर देखिए हमारा सी आंसर है, यह इसका बनेगा। नेक्स्ट देखिए हमारा, वायुमंडल या वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें देखिए आपका आंसर बनेगा, देखिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवृत अंश को अवशोषित करती है। इसका बनेगा डी आंसर, ये हमारा डी आंसर है। देखिए इसमें अब चेक कर लीजिए कितने मार्क्स बनते हैं आपके जो है। नेक्स्ट में फिर मिलेंगे।